हेलो बच्चों, मेरा नाम जितेंद्र श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बीएलपी ट्यूटोरियल्स पे ये वीडियो लेक्चर। आपका इस चैनल में बहुत बहुत पहली बात स्वागत है सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए मैंने इस चैनल पे काम करना शुरू किया हुआ है। मैं पिछले 12 वर्षों से जेई के फील्ड में हूँ और बहुत सारे अनुभव किया है मैंने कई सारे बड़े बड़े आपके इंस्टीट्यूट में। लेकिन अब मैंने शुरुआत में या अभी मतलब जब तक पढ़ाया था अंग्रेजी में ही पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, लेकिन अब मैं ये हिंदी माध्यम के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना हिंदी का माध्यम का खुद एक बैकग्राउंड रहा है, हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ मैं। तो मैं आपके लिए, मुझे ये लगता है, मैं एक लेक्चर में फिर बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अभी भी कमी है अच्छे लेक्चर्स की, जिनको मतलब वैसे तो बहुत सारे लेक्चर्स लोग डाल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं तो आप देखते भी हैं, लेकिन मुझे उस तरीके की बातें नहीं मिल रही हैं जो क्वालिटी लेक्चर जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपके लिए ये लेक्चर्स मैं बना रहा हूं क्योंकि अपना मेरा अनुभव है इन जेई के फील्ड का, तो बोर्ड के लिए भी यहाँ पढ़ाई करवाऊंगा और आपका जेई या नीट के बच्चे जो परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पढ़ाई कराऊंगा। आपको अपना बस योगदान इस तरीके से देना है, आप तो आप पढ़िए जहाँ से भी आपको ज्ञान मिल रहा है। अगर हो सकता है आपको मेरा लेक्चर इससे भी कुछ समझ में आ रहा है या कहीं और समझ में आ रहा है, आप ज्ञान केवल लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है या लगेगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। तो हम लोग पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बीच में और सारी बातें करते रहेंगे। चलिए आ जाइए। तो कूलाम का नियम हमको यहाँ समझना है। और मैं ये एक बात और बताऊं कि इससे पहले जो लेक्चर हैं वो मैंने करा दिए हैं, लेकिन मैंने पेजेस में कराए हुए हैं, और एक लेक्चर इससे पहले और हो चुका है इस तरीके का बोर्ड पे लेक्चर, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है। नहीं तो आज हम कूलाम का नियम सीखते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बिंदु आवेश सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बिंदु आवेश क्या होता है, क्योंकि कूलाम के नियम में बिंदु आवेश में क्या होता है कि मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, इस पे धनात्मक आवेश है, आवेश किसी भी तरीके का हो सकता है, और एक दूसरी धनावेशित वस्तु है। अब ये इसका आवेश है किसी वस्तु पे, तो उसका आकार होगा उस वस्तु का कोई, इसका कोई आकार होगा, साइज जिसे आप बोलते हैं, ये भी इसका भी कोई साइज होगा। ये वस्तु है तो इसका कोई आकार निश्चित ही होगा। अब ये आकार, इनके मध्य जो दूरी है, ये दूरी अगर इनके आकार से बहुत ज्यादा हो जाती है, यही इसमें समझने वाली बात है बेटा। ये दूरी, आवेशों के मध्य दूरी अगर उनके आकार से, उनके साइज से ज्यादा हो जाए तो ऐसे आवेशों को हम लोग बिंदु आवेश बोलते हैं। बस यही एक सिंपल परिभाषा है इसकी। जैसे उदाहरण के लिए 100 मीटर की दूरी अगर लेते हैं और 0.5 मीटर का इसका आकार लेते हैं इस आवेशित वस्तु का, तो 100 मीटर की तुलना में ये बहुत बड़ा है 0.5 मीटर। ठीक है, देखा जाए तो यहां पे हम ये या 0.05 लिख दें, अगर इस तरह ले लें। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, अब हम ये कह सकते हैं ये आपस में बिंदु आवेश है। बस ये जब कूलाम अपना नियम दे रहे तो कहे मैंने अपना नियम जो दिया हुआ है वो ये मान के दिया हुआ है कि आवेश जो है वो बिंदु आवेश है। ये कूलाम का पहला अपना लिखा हुआ है। अब कूलाम का नियम किस तरह दिया जाता है? कूलाम ये कहते हैं कि दो आवेशित स्थित आवेश, ये आवेश स्थित हैं, दो बिंदु आवेश जो कि स्थित हैं, अगर इनके मध्य दूरी r है और ये मान लिया जाए कि इस पे आवेश q1 और q2 है, तो इनके मध्य लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके मध्य दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी का स्क्वायर, समझने के लिए ये दूरी को मैं r लिख देता हूं, यहां पे ये r है, तो
एफ इनकी दूरी का स्क्वायर करिए, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से और यहां से ये आप लिख सकते हैं, ये Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये दिया उन्होंने नियम। ठीक, अब इसको आप यहां पे ये समानुपात का चिन्ह हटा के हम लोग एक नियतांक लगा देते हैं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये बल, इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण है, तो यहां पे एक चीज और मैं कर देता हूं, इन पे मॉड लगा देता हूं। मॉड क्या करता है, किसी संख्या को मॉड लगाने से वो धनात्मक बन जाती है। ठीक है, अब यहां पे कभी भी ये कह सकते हैं कि ये धनात्मक बनी रहेगी या फिर शून्य हो सकती है, ऋणात्मक तो कभी नहीं होगी। तो परिमाण हमेशा जो होता है वो क्या होता है, परिमाण या तो शून्य होगा या फिर धनात्मक कोई संख्या होगी। तो बल का परिमाण आपका ये इतना आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे पे इतना बल लगाएंगे। ठीक है, ये यहां से बताया उन्होंने। अब के को हम लोग यहाँ पे एक नया तरीके से कांस्टेंट को, इस नियतांक को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, यहां पे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। अब एप्सिलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, या फिर आप बोल सकते हैं आकाश की वैद्युतशीलता, आकाश की वैद्युतशीलता, या फिर आप बोल सकते हैं निर्वात का परावैद्युतांक। ये सारे नाम दिए जाते हैं। जब आप प्रश्न करेंगे तो ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। के को एक नया नियतांक से हम लोगों ने लिख दिया, के बराबर इतना लिखा जा सकता है। इसको परावैद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की सब बाद में भी हम बात करेंगे, अभी तो आप ये समझिए। तो जो ये बन के आ गया, बल का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और फिर से यहां पे मैं मॉड लगा देता हूं ताकि ये धनात्मक बना रहे। अब निश्चित ही यहां पे हम लोग जब कूलाम इस चीज का प्रयोग कर रहे थे, तो यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कूलाम को खुद नहीं पता था कि यह आवेश जो होगा इस पे, यह आवेश कितना कितना है। ये एक बहुत अच्छी बात थी। ये आवेश उनको पता ही नहीं था कि यह आवेश का मान कितना होगा। लेकिन एक बात उससे पहले सारी चीज सिद्ध हो चुकी थी कि जब कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को संपर्क में आती है तो वो उस पर कुछ आवेश स्थानांतरित कर देती है। इसी सिद्धांत का उन्होंने उपयोग किया और कहा ठीक है, हम एक आवेशित वस्तु लेते हैं जिसपे कोई आवेश तो है ही, हमें पता नहीं है। ठीक, मान लीजिए यहां पे इतना आवेश होगा। अब इसी के बराबर एक दूसरी वस्तु इसी पदार्थ की बनी हुई अगर मैं स्पर्श करा देता हूं तो निश्चित ही, चूंकि हर तरीके से समान आवेश है, हर पदार्थ भी समान है, वस्तु भी समान है, आकार भी समान है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इस पे कुछ आवेश इससे स्थानांतरित हो जाएगा। तो अगर शुरुआत में इस पे आवेश आप Q लेके चल रहे हैं तो बाद में दोनों पे आवेश कितना हो जाएगा, Q/2 बराबर बराबर आवेश दोनों पे आ जाएंगे। ये एक सममिति का सिद्धांत है कि अगर आप हर तरीके से समान चीज है, क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश स्थानांतरित हो जाता है स्पर्श कराने में, तो अगर समान तरीके की दो चीजें आपस में स्पर्श करेंगी तो दोनों पे समान आवेश आ जाएंगे। इसके पास Q आवेश था, अब ये भी हर तरीके से इसके समान थी, जब इसको स्पर्श कराया तो दोनों पे समान आवेश आ जाएंगे। फिर उन्होंने Q/2 और Q/2 इन दोनों आवेशों के मध्य कुछ दूरी लेके इस पे बल का परिमाण इन्होंने निकाला। फिर क्या किया इन्होंने, Q/2 को वाले आवेश को इस तरह वो करते गए, एक फिर से इसी के समान आवेशित वस्तु से स्पर्श करा दिया। तो जब इससे स्पर्श कराया तो इस बार क्या हुआ इनके पास, इस बार जो आवेश का बंटवारा हुआ वो इस तरीके से हो गया। दोनों पे कितना कितना आ जाएगा, Q/4। तो फिर से उन्होंने Q/4 लिया और Q/4 लिया। फिर से R दूरी पे इन्होंने बल निकाला, F2 निकाला कुछ बल, इससे F1 निकाला, और फिर से Q/2 और Q/4 को लेके बल निकाला, इनके मध्य बल निकला, F3 निकला। तो उनको 3 निकाय मिले। इस तरह बहुत सारे निकाय बना सकते हैं, बना के उन्होंने प्रयोग किया। हर निकाय के मध्य पहले आप तो उनको ये पता चल जाता था कि ये दोनों आवेश समान हैं, यहां दोनों आवेश भी समान है, यहां दोनों आवेश अलग अलग हो गए हैं। Q/4 को फिर किसी से संपर्क करा के Q/8 उसका आधा बना लेते हैं, Q/8। तो इस तरह बहुत सारे बल वो आवेश का निकाय बना के उन्होंने बल की गणना की और उस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हाँ, ये इनके गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था आपका कूलाम का नियम, जहां पे इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण इस
गणितीय रूप में दिया उन्होंने। ठीक है, बिना बल का, अरे बिना आवेश का क्या जाने हुए कि आवेश का परिमाण कितना है किस वस्तु पे, उन्होंने ये नियम निकाल दिया था। और अब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अब हमको कूलाम का नियम तो ये है कि हाँ भाई, लगने वाला बल उन्होंने बताया इसी रेखा के दिशा में ही लगेगा। लगने वाला बल जो होगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के दिशा में होगा। तो वो हो सकता था वो बल क्या हो, इस तरीके का या फिर इस तरीके का हो सकता है। या अपनी तरफ इसको आकर्षित कर रहा हो या इसको बाहर ढकेल रहा हो। दो तरीके की दिशाएं मिल सकती हैं उसी रेखा पे। उसी रेखा के अनुदिश तो है, लेकिन इस पे दो दिशाएं हो सकती ना एक रेखा पे। तो यहां पे अब कूलाम का नियम जो है वो एक बल का सूत्र आपको बताता है। तो बल एक सदिश राशि है। तो कूलाम का नियम बोर्ड के परीक्षाओं में जो आप पूछा जाता है वो उसका सदिश निरूपण पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सदिश निरूपण में किस तरह हम कूलाम नियम को लिखेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आइए अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण समझते हैं। पहला वाला आपको अगर मान लीजिए देखिए हिंदी मीडियम का लेक्चर है। तो हिंदी मीडियम के लेक्चर में ये मैं लेक्चर इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को ये चीज़ें आसानी से मिल सकें। तो मैं यही चाहूँगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे जिस तरह अंग्रेजी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि मेरा अनुभव रहा है, मैं बताऊँ, मैं पिछले 12 साल से आईटी के फील्ड में हूँ और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं नाम आपको बताऊं कि लास्ट जो मैंने अभी आप लोग समझते हैं फिटजी में मैंने वर्क किया हुआ है। तो मैं लास्ट मेरी जो इंस्टीट्यूट था वो फिटजी था। और उसके बाद लेकिन सब देखा जब से ज़्यादा जो अच्छे टीचर्स मिलते हैं वो आपको अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। इसका कारण यह है कि जो अच्छी बुकें लिखी गई हैं, अच्छी किताबें हैं, वो अंग्रेजी माध्यम में लिखी गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी मीडियम में बच्चों को बता ही नहीं सकते हैं अच्छा। लेकिन कम लोग मतलब अच्छा करा ही नहीं जा रहा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम रहा हूँ स्टूडेंट, तो मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है। तो आप ये समझिए कि ये आप लोग अगर लेक्चर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हिंदी मीडियम के लिए मैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको समझ में चीज़ें जो क्वालिटी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देख रहे थे वही क्वालिटी मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूँगा। अब आप लोग के ऊपर है कि इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से पढ़िए, कमेंट करके बताइए, या मेरा पर्सनल मेल है वहाँ पर आप उस पर लिख के भी मुझे मेल कर सकते हैं कि क्या और चाहिए आपको हमारी तरफ से। बाकी मैं चीज़ें करवा रहा हूँ बच्चों, तो आप लोग का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या किए, मतलब आपको क्या और चाहिए। तो वो मैं भी तब भी करूँगा उन चीज़ों के बारे में बात कि आप जो भी चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल तो आप लोग इसको देखें और समझें और बताएं कि अभी और क्या चीज़ आपको इसमें लगता है। क्योंकि मैं हिंदी बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ लैंग्वेज मेरी थोड़ी सी आपको दिक्कत करे, तो बाकी चीज़ें लेकिन समझ में आने लगेंगी आपको धीरे धीरे अगर आप प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको शुरू करते हैं, है ना। अब इसको समझने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। थोड़ा सा हम लोग वेक्टर में आते हैं। ये बताइए कि अगर आपको कोई बोले F बराबर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 3 न्यूटन का फोर्स खाली आप ये नहीं बता सकते हैं, आप ये भी बताएंगे किस दिशा में लग रहा है। तो अगर मैं आपको ये लिखता हूं F बराबर 3I, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि 3 न्यूटन का बल धनात्मक अक्ष में x में लग रहा है। ये आपका धनात्मक, ठीक है ना, इधर लग रहा है। F बराबर -3J, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये नीचे की तरफ y एक्सिस की तरफ नीचे में कितना यूनिट का बल लग रहा है? 3 न्यूटन का बल नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है इकाई सदिश, ये किसका काम करता है? दिशा बताने का काम करता है, केवल दिशा बताने का, किस दिशा में ये लग रहा है चीज। तो जब भी हमें किसी बल को लिखना है तो उसके
परिमाण के साथ हमको उसमें ये भी लिखना पड़ता है कि उसकी दिशा क्या है। तो यहां पे इसी बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए कि ये दो बिंदु हैं ए और बी, और ये मूल बिंदु है। अब ये मूल बिंदु है, इसको आपने ऐसे मिलाया, ये आपका मूल बिंदु है। OA, ये इसका यहां पे जब बिंदु को मिलाते हैं तो जो ये वेक्टर बनता है, जो ये सदिश बनता है, इसको हम लोग स्थिति सदिश बोलते हैं। ए का स्थिति सदिश कितना है? स्थिति सदिश, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये बी का स्थिति सदिश, तो OA का स्थिति सदिश हम मान लेते हैं ये R1 है, O से A ये R1 है, और बी का स्थिति सदिश ये कितना है? R2 है। OA का स्थिति सदिश R1, B का स्थिति सदिश R2, ठीक। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अब ये वेक्टर कितना होगा, AB वेक्टर, दूसरा BA वेक्टर, दोनों वेक्टर आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे AB वेक्टर पूछूंगा तो AB वेक्टर कितना हो जाएगा, यहां बताइए। OB माइनस OA, ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ये बन गया ये AB। और BA वाला सदिश कितना हो जाएगा? OA माइनस OB, यानी R1 माइनस R2 यहां से बन जाएगा, ठीक है ना। ये R2 है, ये R1 था। तो ये AB, ये आपका कौन सा हो गया? AB इधर वाला, और इधर वाला क्या हो गया? ये AB हो गया, और ये क्या हो गया? BA हो गया, ठीक है, ये BA हो गया इधर वाला। तो अब आपको अगर मैं कहूं कि हमें AB की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, AB और BA की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, तो जिस भी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकालना होता है, उस वेक्टर को उसके परिमाण से भाग करके हम इकाई सदिश उस दिशा में पता लगा लेते हैं, उस वेक्टर की दिशा में। तो AB के दिशा में इकाई सदिश AB की दिशा में, AB की दिशा में कैसे निकालेंगे? ऐसे लिखेंगे, क्या करेंगे? AB सदिश को इसके परिमाण से भाग कर देंगे। इकाई सदिश अब हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों, इकाई सदिश किसकी दिशा में? AB की दिशा में। तो AB का परिमाण कितना हो जाएगा? यहां से, यहां पे आप देखिए AB का मान यहां पे कितना है? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 बटे R2 माइनस R1 का मॉड, ठीक है, इसका परिमाण, AB का परिमाण, यहां मॉड बोलिए चाहे परिमाण बोलिए, एक ही बात है। इसी तरह BA की दिशा में इकाई सदिश कितना होगा? BA की दिशा में इकाई सदिश BA कैप, BA सदिश को इसके परिमाण से भाग दे दीजिए आप। ये है यहां से R1 माइनस R2 बटे इसका परिमाण, ठीक है। अब ये देखिए आप कि परिमाण देखा जाए तो AB का परिमाण और BA का परिमाण दोनों बराबर होंगे। ये तो अपने आप, चाहे इधर परिमाण देखा, परिमाण तो इनके बीच की दूरी वो तो बराबर होगी, कोई मतलब नहीं है कि वेक्टर इस तरफ गया इधर गया, इनका परिमाण तो समान आएगा। यानी R1 माइनस R2 बराबर R2 माइनस R1, ठीक है। अब इस चीज को अगर आप जान चुके हैं कि भाई हमें हर दिशा में अगर इकाई सदिश निकालना है तो उस दिशा में, जिस दिशा में इकाई सदिश निकालना है उस दिशा में उस सदिश के परिमाण से उसको भाग कर दीजिए, इकाई सदिश निकल के आ जाएगा आराम से। तो अब आप बताओ कि अगर यहां पे मैं A और B पे, अभी तक A और B खाली रखे हुए थे, अब मैं A और B पे अगर दो आवेश रख दूं, बिंदु आवेश, ये Q2 मान लूं और ये Q1 मान लूं, ठीक, ये QA लिख दीजिए और ये QB लिख दीजिए आप, ठीक, इस तरीके से यहां पे रखा हुआ है। तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा बेटा? इधर
ये ए बी कैप में लिख देता हूं, और इधर वाले दिशा को मैं, इसको मैं ए लिख देता हूं यहां पे, इधर वाले को, इधर की दिशा को मैं बी ए कैप लिख देता हूं, बी से ए की तरफ, ये ए से बी की तरफ ए बी कैप, और ये बी ए कैप। ठीक, ये ओ है मूल बिंदु, ये R1 था और ये R2 था। अब इनके मध्य जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, वो सीधी सी बात है, ए बी पे बल अब उस किधर लगाता है, उसी रेखा के दिशा में लगाता है। तो ठीक है, बल का परिमाण आप जानते हैं, ये मैं लिखता हूं एफ ए बी। इसका मतलब पहले आप समझिए, एफ ए बी और एफ बी ए दो बातें हैं। एफ ए बी का मतलब क्यू ए आवेश पर क्यू बी आवेश द्वारा आरोपित बल। समझे? एफ ए बी का मतलब क्या हुआ, क्यू ए आवेश पर क्यू बी वाला आवेश कितना बल लगा रहा है। ठीक, ये हुआ इसका मतलब। और एफ बी ए का मतलब क्या हुआ, एफ बी ए का मतलब हुआ क्यू बी आवेश पर क्यू ए आवेश द्वारा आरोपित बल। ठीक है, ये हो गया। अब आप बताओ कि ये दोनों बल का परिमाण तो अभी हमने बताया समान होगा, केवल दिशा ही तो हमको जानना है। अब सदिश रूप में लिखने के लिए केवल दिशा जानना है, परिमाण हम जानते हैं। इन आवेश का गुणनफल और इनके बीच का दूरी अगर पता है तो आराम से परिमाण लिख सकते हैं। तो एफ ए बी को लिखने के लिए, एफ ए बी को लिखने के लिए यहां पे के लिखेंगे, या के की जगह मैं डायरेक्ट ये लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी बटे, इनके बीच की दूरी कितनी लिखेंगे आप, इनके बीच की दूरी आप लिख देंगे ए, बी द्वारा ए पे लगाया जा रहा बल है, बी द्वारा ए पे लगाया जा रहा बल, इनके बी ए लिख देंगे। बी ए का परिमाण, ये बी ए हो गया, बी ए का परिमाण। और इसकी दिशा किधर होगी, ये बी इधर इस तरफ इनका बल लगाएगा, तो बी ए दिशा के लिए हमने ये इकाई सदिश लग दिया। परिमाण तो इतना ही आएगा ना भैया, परिमाण तो आपने, इनके बीच की दूरी पता है बी ए, इसका स्क्वायर, इनका गुणनफल, ये परिमाण हो गया। अब बी किस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा, इनको अपने इसको मिलाने वाली रेखा इधर जा रही है, ये बी ए है। और इसी तरह एफ ए बी कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी, यहां पे ये इसको मैं बी ए बोल देता हूं, बी पे ए द्वारा लगाया बल, ए बी का परिमाण और ए बी इसकी दिशा में क्या, ये वाला इस पे कितना बल लगाएगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, ए बी है, ए बी इसका परिमाण, इसका स्क्वायर, और इधर वाला इकाई सदिश इसमें गुणा कर दिया, ये इस दिशा में लगाएगा, ये इस दिशा में लगाएगा। ये हो गए। अब आप इन दोनों में ए बी और बी ए की जगह ये माला मान रख दो सारे, आराम से आंसर आ जाएगा दोनों का यहाँ पे। ठीक, तो क्या आंसर आएगा वो देखिए, यहां से मैं अब इसको यहां लिख रहा हूं, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो फर्स्ट से आप देखें, एफ ए बी, एफ ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी, बी ए का मान और ए बी का मान दोनों बराबर है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और बी ए कैप, बी ए का मान ये होगा R1 माइनस R2 बटे R1 माइनस R2 का मॉड। तो यहां से एफ ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी R1 माइनस R2 का ये स्क्वायर, ये क्यूब, और ब्रैकेट में R1 माइनस
I2, ये आ गया FAB। इसी तरीके से आप यहां पे रख दीजिए सारे मान, ठीक है। इसमें तो FBA का मान कितना आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB R1 माइनस R2 का क्यूब। बस यहां पे अब आप देखिए ये भी में R2 माइनस R1 हो जाएगा, R2 माइनस R1, ये हो गया दूसरा वाला। यहां से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहां से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AB और BA ये दोनों बल आपस में विपरीत दिशा में लग रहे हैं। FAB बराबर माइनस FBA, विपरीत दिशा में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? देखिए ये सारी चीज तो बराबर हो रही है, ये R1 माइनस R2, ये R2 माइनस R1 है। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि ये दोनों आवेश, एक इसको अधर इधर बल लगाएगा, दूसरा इस पे इधर बल लगाएगा, या हो सकता है दूसरा ये इस पे इस तरफ बल लगाए, ये इस पे इस तरफ बल लगाए, ठीक है। ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर कर रहा है। यहां भी बल की दिशा देखिए विपरीत है, यहां भी बल की दिशा विपरीत है। अब विपरीत बल लगने की वजह से दिशा हमेशा विपरीत लगेगी बलों के मध्य, ठीक है। और ये भी सिद्ध करता है कि ये न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है ना, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम सिद्ध करता है यहां पे। तो चाहे ये, लेकिन यहां जो इनके मध्य ये वाला बल लग रहा है वो कहा जाएगा प्रतिकर्षण बल। विपरीत होने के बाद यहां पे ये बल जो लग रहा है वो क्या कहा जाएगा, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। दिशा तो दोनों की विपरीत है, लेकिन ये आकर्षण बल हो गया, ये उसको ढकेल रहा है, वो उसको ढकेल रहा है, दिशा फिर विपरीत है, तो ये आपस में क्या हो गए, हमेशा जो बल लग रहा है उसकी दिशा विपरीत होती है, लेकिन उनका स्वभाव दो तरीके हो सकता है वो आकर्षण का स्वभाव हो रहा हो सकता है वो प्रतिकर्षण का स्वभाव हो रहा हो। तो ये आकर्षण का आपका स्वभाव बन जाएगा बल का, ये आकर्षण बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, प्रतिकर्षण बल बन जाएगा, ठीक है। यहां से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो ये था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब मैंने आपको के बारे में समझाना है, तो आप पहले अब देखिए यहां पे आपका कूलाम के नियम में हम लोग ये देखें कि आवेश जो रखा है, ये आवेश अभी तक हम ये आपको बोले कि कहीं रखा गया होगा आवेश को, तो आवेश में हम किसी जगह भी रख सकते हैं, दो आवेश कहीं भी हो सकते हैं हमारे भाई, उसको हम हवा में रख सकते हैं, उसको हम तेल में रख सकते हैं, उसके बीच में हम गैस रख सकते हैं, तो इनके बीच में या कहीं पे भी आवेश रखा जा सकता है, उनके मध्य कोई ना कोई बल लगेगा। तो अब यहाँ पे अभी जो आवेश रखा हुआ है निर्वात में रखा गया है, तो निर्वात में अगर आवेश रखा गया है तो आपको ये समझना है कि जब इनके मध्य जो बल लग रहा है उसका परिमाण इस सूत्र से दिया गया था, ठीक। और यहाँ पे ये देखिए स्मॉल के है, इसमें यहाँ मैंने स्मॉल के लिया हुआ है, ठीक है, और इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो और इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या प्रदर्शित करता है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता ये यहां पे। अब हमको ये निकालना है कि इसका यहां पे बीमा क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा। तो इसकी बीमा निकालने के लिए आप देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में F का जो बीमा है 1/, यहां पे मैं पूरा रख दे रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 R स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान जो निकलेगा वो आ जाएगा Q1 Q2/4 पाई F R स्क्वायर। अब अगर वो किसकी बीमा निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ये देखिए। तो पहले इस आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, AT, Q बराबर IT होता है, तो ये हो जाएगा AT, यहां से ये बन गया AT, यहां से ये बन गया दूसरे वाले का, ये तो कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका कुछ नहीं होगा। बल का बीमा आप जानते हो mLT⁻², और ये दूरी की बीमा क्या होती है, L स्क्वायर, ठीक है। यहां से अब इसको हम लोग अगर देखें, कैलकुलेशन करें इसके गणन, तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखिए L यहां पे है और T यहां पे, T यहां पे, ठीक है। M को ऊपर ले जाएंगे, M के घाते -1,
और एल के घाते -3 हो जाएगा, 2 यहाँ 1 यहाँ, एल के घाते -3, और यहाँ पे टी के घाते कितना हो जाएगा, टी के घाते आपका कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, टी के घाते -4 और ए के घाते 2। तो ये हो गया किसकी बीमा, एप्सिलॉन की बीमा हो गई। ठीक, अब एप्सिलॉन की इकाई क्या निकलेगी, देखिए ऊपर तो ये कूलम है, ये कूलम है, कूलम का स्क्वायर बटे ये बल का न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन की इकाई कितनी हो जाएगी, यहां से एप्सिलॉन की इकाई हो जाएगी कूलम स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर बटे ये कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई हो जाएगी एप्सिलॉन की। तो 2 चीज का प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड में, एक तो एप्सिलॉन की बीमा, दूसरा एप्सिलॉन की इकाई। तो यहां से ये निकल के आ गया। क्या करना था, पहली बात तो निर्वात में रखे हुए थे, निर्वात में इन आवेश के मध्य लगने वाला बल का सूत्र इस तरह दिया गया, उसी सूत्र से हमने एप्सिलॉन की बीमा निकाल ली और एप्सिलॉन की इकाई निकाल ली। अब आपको तीसरा है कि एप्सिलॉन का मान कितना होगा। तो एप्सिलॉन का मान निकालने के लिए यही चीज यूज करें यहां पे कि इन सब चीजों में हमको ये वाला के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, इसका जो मान निकाला गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10 के घाते 9 होता है। ठीक है, अब यहां से एप्सिलॉन को इधर ले जाइए और यहां पे इसको नीचे 4 × 3.14 पाई का मान रख दिया मैंने, 9 × 10 के घाते 9। अब जब इसको पूरा आप भाग दे के सब कुछ करेंगे तो ये आ जाएगा 8.854 10 के घाते -12 और ये इसकी इकाई है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए अब एप्सिलॉन का मान तो इतना निकल के आ गया, लेकिन ये एप्सिलॉन जो निकला हुआ है ये निर्वात का विद्युतशीलता है। अब आपको कोई जरूरी तो नहीं कि हर समय निर्वात में हम लोग आवेश रखें, आवेश तो कहीं भी रखा जा सकता है। तो जब आवेश कहीं भी रखा जा सकता है तो उस जिस माध्यम में रखा जाएगा उस माध्यम की विद्युतशीलता आपको निकालनी पड़ेगी। तो उस माध्यम की विद्युतशीलता निकालने के लिए अब यहाँ सूत्र में क्या थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक हम लोग यहाँ पे लिखते थे सूत्र में F बराबर कितना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहां पे जब किसी माध्यम में आवेश को रख दिया जाएगा, यानी आवेश किसी माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है ना, ये कोई अलग माध्यम है निर्वात के अलावा, जब कोई माध्यम रखा हुआ है इनके बीच में या ये किसी माध्यम के बीच में रखा हुआ है या इनके बीच में कोई माध्यम आ गया है। ठीक है, दोनों चीज आप समझिए, ये खुद ही किसी माध्यम में रखे हुए हैं या इनके बीच में कोई माध्यम आ गया है। यहां पे तो इनके बीच में क्या माध्यम था, क्योंकि अगल बगल क्या है उससे मतलब नहीं था, इनके बीच में क्या होता है मतलब यही होता है। तो जब ये खुद ही किसी माध्यम में रखेंगे तो इनके बीच में भी वो माध्यम अपने आप आ जाएगा, या इनके बीच में केवल कोई माध्यम रख दिया जाए और अगल बगल कुछ ना रखा जाए तब भी वही बात हो जाएगी। तो यहां पे जब किसी माध्यम में रखा जाएगा तब इस सूत्र में केवल यहां पे आप ये लिख देंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो कहां रखा हुआ था, निर्वात में रखा हुआ था। तो अगर किसी माध्यम में रखा हुआ है तो आप केवल एप्सिलॉन लिखेंगे। अब हमको एप्सिलॉन यहां पे देखा जाए कि अगर हम लोग यहां पे हम लोग माध्यम लिख देते हैं कि उस माध्यम में बल कितना लगेगा आप आवेश के, ठीक है। तो यहां पे अब माध्यम आपका अगर देखा जाए तो माध्यम हमारा कई तरीके का हो सकता है। अगर ये वायुमंडल है, वायुमंडल दाब पर, यानी किसी वायुमंडल दाब पर आप देखें क्या हो जाएगा, यह हो सकता है विद्युत रोधी माध्यम रखा जाए, विद्युत रोधी माध्यम हो सकता है, या फिर चालक माध्यम हो सकता है। भाई माध्यम आपको इतने तरीके के मिल सकते हैं जो देखने को मिलेंगे, वायुमंडल या कोई और विद्युत रोधी माध्यम या कोई और गैस भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई चालक माध्यम हो सकता है। तो प्रमुख जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, मुख्यतः माध्यम इनमें से
या वायुमंडल, या यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा परिवर्तन, वायुमंडल या अन्य गैस, इनमें से कोई होगा, कोई हो सकता है। ठीक है, ये चीज आप समझोगे यहां से, मुख्यतः माध्यम इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक तो ये, दूसरा ये विद्युत रोधी या फिर चालक। अब यहां पे आप ये समझें कि अगर हम आपको समान दूरी पे गणना जो की जाती है वही समझना है कि यहां पे कि समान दूरी पे अगर आपको रखा जाए, जैसे ये निर्वात में भी आर दूरी पे रखा गया, किसी माध्यम में भी अगर आर दूरी पे ही रखा जाए, तब बल में क्या अंतर पड़ेगा, या उस माध्यम का फिर हम लोग वैद्युतशीलता किस प्रकार निकालेंगे, वो देखना है अब हमको यहां पे। तो आपको ये समझा जाए, मैं इसमें थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं, ये देखिए आप, ये निर्वात में था, ठीक। अब निर्वात में आपका जो बल निकला था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं निर्वात लिख दे रहा हूं, निर्वात Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब अगर कोई और माध्यम मैं रख देता हूं, यहां पे बीच में कोई और माध्यम आ गया, तो उस माध्यम में आपका जो यहां से बल का सूत्र आएगा, दूरी आर ही रखते हैं, दोनों ही स्थिति में दूरी आर ही रख रहा हूं मैं। एफ माध्यम क्या हो जाएगा, एफ माध्यम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब पहले तो आप ये समझो कि यहां पे ये और ये, इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालें, ठीक है ना, विद्युतशीलता का अनुपात, विद्युतशीलता, यहां पे क्या है कि माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका अगर हम अनुपात लेंगे तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर के आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहां पे एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अब इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, देखिए के का हम लोग नाम देखेंगे, ये किताब में यहां पे देखिए बड़ा वाला के है, छोटा वाला के का मान, फिर से मैं कहूं आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इससे, ये के जो है और एक छोटा वाला के जो लिखा था यहाँ, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो स्मॉल के है। यहाँ ये वाला के, इसका और इसका अनुपात है माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का। तो के का कई नाम है, वो देखिए क्या क्या नाम है। इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता। दूसरा नाम है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। और तीसरा नाम है बच्चों यहां पे विशिष्ट परावैद्युतता, परावैद्युतता, विशिष्ट परावैद्युतता। तो के का नाम 3 तरह है यहां पे, इस सब नाम से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, किताब में अलग अलग नाम लिखे रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि विशिष्ट परावैद्युता क्या है, कुछ नहीं, ये माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है, बस ये आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक, अब आप ये चीज देखिए यहाँ पे कि अगर इन चीजों में हमको निकालना है कि यहाँ पे के का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा, जैसे के का मान वायुमंडल दाब पे क्या होगा, वायुमंडल दाब पे के का मान हो जाएगा 1.00059। तो के को लगभग हम लोग 1 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं कि जब के का मान वायुमंडल दाब पर एप्सिलॉन का मान किसके बराबर हो जाएगा, के को 1 ले लिया, के की जगह 1 रख देंगे, यानी निर्वात की विद्युतशीलता और वायुमंडल दाब पे विद्युतशीलता क्या होती है, बराबर होती है। ये चीज समझ में आ गई। निर्वात में जो विद्युतशीलता होती है वो किसके बराबर होती है, वायुमंडल दाब पे जो विद्युतशीलता होती है निर्वात के वैद्युतशीलता के बराबर। वायुमंडल
दाब पे जो वैद्युतशीलता होती है वो निर्वात के वैद्युतशीलता के लगभग बराबर हो जाती है। अब K का मान तो ये तो वायुमंडल दाब पे हो गया 1 के बराबर। दूसरा क्या हो सकता है, K का मान यहां पे 1 से लेके 1 से क्या हो सकता है, कम हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, 1 से बड़ा हो जाएगा कब, विद्युत रोधी माध्यम के लिए। विद्युत रोधी माध्यम के लिए K का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। K का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत रोधी माध्यम के लिए K का मान 1 से बड़ा हो जाएगा यहां पे। ठीक, दूसरा है कि आपका चालक पदार्थ के लिए, चालक पदार्थ धातु के लिए, चालक में धातु आती ना, धातु के लिए, धातु के लिए K का मान कितना लिया जाएगा, K का मान इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा K का मान। K का मान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे जब धातु के लिए लिया जाएगा। तो ये सारी बातें हमको समझ में आनी चाहिए कि वायुमंडल दाब पे आपसे पूछेगा कि सापेक्ष परावैद्युता कितनी है, अरे माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, सापेक्ष वैद्युतशीलता कितनी है, विशिष्ट, तो ये 1 के बराबर है। विद्युत रोधी माध्यम का, विद्युत रोधी आप जानते हैं सारे प्लास्टिक जितने कुचालक होते हैं वो विद्युत रोधी माध्यम होते हैं, सब बता चुका हूं मैं अपने पुराने लेक्चर्स में। चालक में अगर धातु लिया जाए तो धातु को मिलिए इसका मान कहां चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इंफिनिटी को चला जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें थी यहां पे। अब हमको ये सारी बात तो देखिए हो गया। अब हमको देखना ये है कि चलिए आपसे ये चीज पूछा गया, ये चीज पूछा गया। अब अगर आपसे यहां पे मैं कहूं कि इन दोनों का अगर आप अनुपात ले लें, दोनों बलों का, देखिए समान दूरी पर रखे, समान दूरी पर रखे आवेशों के मध्य आरोपित बलों का अनुपात ठीक है ना। तो यहां पे कब अनुपात लिया जाए, समान दूरी रखे मध्य आरोपित बलों का। एक बार माध्यम में रखा हो कोई बल, यानी F माध्यम बटे F निर्वात, दूरी समान है, तो आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पे ये एप्सिलॉन लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये सब तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, ये कैंसिल, क्या क्या बचेगा, केवल ये बचेगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन। ठीक है, और इसका अभी आपने देखा कि ये अनुपात आपने कितना लिया था, ये उल्टा लिखा है तो 1/K हो जाएगा। तो F माध्यम बराबर ये 1/K आ जाएगा, यहां से 1/K बड़ा वाला, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको K अगर लिखते हैं तो इसके उल्टे को 1/K लिख देंगे। ठीक, F माध्यम बराबर कितना हो जाएगा, F निर्वात बटे K। इससे क्या सीख आती है हमको कि अगर समान दूरी पे अगर रखे जाएं तो जो बल रहेगा उस निर्वात में रखे हुए बल, उसका कितना गुना हो जाएगा, 1/K गुना हो जाएगा माध्यम में। यानी माध्यम में अगर विद्युत रोधी माध्यम रख दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहां चालक माध्यम रख दिया जाए, K इंफिनिटी हो जाए, तो बल क्या हो जाएगा, उस माध्यम में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आती है यहाँ पे। तो आज का भी लेक्चर इतना हो गया, अब इसको आप लोग पढ़िए। अगला लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, इसमें हम आपको कुछ प्रश्न लगवाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं।